नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। 27 साल पहले 12 साल की एक बच्ची के साथ दो लोग जबरदस्ती करते हैं। इसकी वजह से बच्ची गर्भवती हो जाती है। 13 साल की उम्र में वो एक बेटे को जन्म देती है। इस बेटे को बाद में किसी और परिवार को गोद दे दिया जाता है, लेकिन फिर हालात ऐसे बनते हैं कि वो बेटा अपनी माँ के पास वापस आ जाता है। इस बीच 27 साल बीत जाते हैं। 27 साल बाद वही बेटा अपनी माँ से पूछता है कि बताओ मेरा बाप कौन है, उसका नाम क्या है। बेटे की इस जिद के आगे हार कर आखिरकार माँ को 27 साल बाद पुलिस स्टेशन में जाकर 27 साल पहले हुए उस रेप का मुकदमा दर्ज कराना पड़ता है। तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, माँ मैं 12 साल की। दोनों लड़के मेरे घर में घुस आते थे। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब शिकायत की तो उन्होंने मारपीट की, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। पड़ोस में रहने वाले दो युवकों ने रेप किया था। 27 साल पहले उसके साथ रेप हुआ। जब रेप हुआ तब उसकी उम्र 12 साल थी। पड़ोस में रहने वाले दो भाइयों ने महीनों उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। 12 साल की बच्ची गर्भवती हो गई। उसने एक बेटे को जन्म दिया। अब 27 साल बाद बेटा मां से पूछ रहा है, मेरा बाप कौन है। कहानी है जो ना इससे पहले कभी सुनी गई और ना ही सुनाई गई। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से। बात 1994 की है। शाहजहांपुर में 12 साल की एक बच्ची रहती थी। अपनी बहन और जीजा के साथ पड़ोस में दो लड़के रहते थे, दोनों सगे भाई। बच्ची की बहन और जीजा काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर रहा करते। जब भी वो दोनों बाहर रहते, दिन में मौका देखकर वो दोनों भाई इस बच्ची के साथ जबरदस्ती करते। सिलसिला करीब 6-7 महीने तक चला। तब बच्ची को इतनी अक्ल नहीं थी कि वो कुछ समझ जाती, लेकिन सच तब सामने आया जब एक रोज बच्ची की तबीयत बिगड़ गई। बहन और जीजा उसे अस्पताल ले गए। तब जांच में पता चला कि बच्ची गर्भवती है। सर, जब मेरा रेप हुआ था उस समय मैं बहुत छोटी थी, माँ मैं 12 साल की थी। ठीक है, वो दोनों लड़के मेरे घर में घुस आते थे। ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक चलता रहा। जब शिकायत की तो उन्होंने मारपीट की। घर वालों पर पहाड़ टूट पड़ा। इतनी छोटी बच्ची और गर्भवती। डॉक्टरों ने अबॉर्शन करने से भी मना कर दिया। कहा इससे बच्ची की जान जा सकती है। मजबूरन बच्ची की बहन और जीजा बच्ची को लेकर दूसरी जगह चले गए। बाद में बच्ची ने एक बेटे को जन्म दिया। 13 साल की वो बच्ची अब खुद मां बन चुकी थी। बिन ब्याही बच्ची के इस सच को छुपाने के लिए उसकी बहन और जीजा ने एक परिवार को उसका बेटा गोद दे दिया। वक्त बीतता जाता है। बच्ची अब बड़ी हो जाती है। बहन और जीजा एक अच्छा सा रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से घर छोड़ दिया। हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वहाँ मैंने एक बेटे को जन्म दिया है। मेरी उसके बाद बेटे को जन्म के उपरांत ही मेरी माँ ने किसी को गोद दे दिया और वो बच्चा वहीं पला बड़ा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 7 साल बाद तक सब कुछ ठीक चल रहा था। शादी के बाद वो एक और बेटे को जन्म भी दे चुकी थी, लेकिन 7 साल बाद अचानक उस बच्ची के बचपन का वो काला सच एक बार फिर से जिंदा हो उठता है। ये बात कई कानों से होते हुए उसके पति के कानों तक भी पहुंच जाती है। पति सच्चाई जान चुका था, लिहाजा वो अपनी पत्नी को बदचलन करार देते हुए उसके बेटे के साथ उसे घर से निकाल देता है। अब माँ और बेटा फिर से अकेले हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक पहलू है। दूसरी कहानी को अभी करवट लेना बाकी था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के 7 साल बाद मेरे हस्बैंड को जब पता चला तो उन्होंने मुझे बदचलन कह के निकाल दिया घर से बाहर। कहा कि तुम्हारा करैक्टर अच्छा नहीं है और मैं ऐसी महिला के साथ नहीं रह सकता। तो मैं अपने बेटे को लेके लखनऊ आ गई हूँ। बरसों पहले उस बच्ची के बेटे को जिस परिवार ने गोद लिया था, उस परिवार के कानों तक भी उसके अतीत की कहानी पहुंच चुकी थी। परिवार उस बेटे को जिसे उसने गोद लिया वापस उसकी असली माँ को सौंप देता है, ये कहते हुए कि वो नाजायज है। अब वो माँ अकेली और उसके सर पर 2 बेटों का बोझ। सूरत कोई और बची नहीं थी। वो दोनों बेटों को लेती है और दूसरे शहर को कूच कर जाती है। नया ठिकाना लखनऊ था। खुद काम करते हुए किसी तरह वो दोनों बेटों की परवरिश करती है, उन्हें पढ़ाती लिखाती है। वक्त फिर तेजी से भागता है। दोनों बेटे अब जवान हो चुके थे।
पहला बेटा तो करीब 27 साल का हो चुका था। धीरे धीरे इस बेटे को खुद के पैदा होने की कहानी भी अब पता चलने लगी थी। इसी के बाद वो अपनी माँ से पूछना शुरू कर देता है कि आखिर वो किसका बेटा है, उसका बाप कौन है। अब मेरा जो बड़ा बेटा है वो हमको बार बार कहता है कि बताइए, अमन के पिताजी हैं, सबके पिताजी हैं, मेरा कौन है। जिसको बड़ा बेटा आपके पास कैसे आया? बड़ा बेटा उन्होंने जिनको गोद दिया था, उन्होंने कहा कि ये नाजायज़ औलाद हम नहीं पाल पाएंगे, आप अपना बच्चा ले जाइए यहाँ से। तो बच्चा वो मेरे पास आ गया है और अब बच्चा वो 25 साल का हो चुका है और मुझसे पूछता है कि ये बताइए सबके पापा हैं, मेरा कौन है। तो मैं उसे क्या जवाब दूँ क्योंकि जब कोई है ही नहीं मेरे लिए तो मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है, आखिरकार कहाँ से आया हूँ मैं। तो उसके लिए मुझे उसके सवालों के जवाब जब नहीं मिले और उसके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए जो है मैं चाहती हूँ कि वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले, जिस वजह से मुझे ये लड़ाई दोबारा से लड़नी पड़ी है। बेटा मेरा बहुत हताश हो चुका है, वो बिल्कुल इतना परेशान हो चुका है, वो कहता है कि मैं मर जाऊँगा मम्मी, मैं क्या करूँ बताइए। हैं, सब लोग मुझको नाजायज़ बोलते हैं, पता नहीं किसका है, किसका खून है तू, तो मैं ऐसे नहीं जी पाऊँगा। या तो आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो आपने ये लड़ाई शुरू की बेटे की वजह से? हाँ, ये लड़ाई मैंने अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए शुरू की है। आपको लगता है कि आपको न्याय मिल जाएगा? वो लोग जो हैं वो इस बात को मानेंगे और नहीं मानेंगे तो डीएनए टेस्ट बताएगा? जी, अगर वो नहीं स्वीकार करते हैं तो डीएनए टेस्ट तो साबित कर ही देगा किसका है वो। माँ टालती रहती है लेकिन बेटा भी पीछे नहीं हटता। फिर एक रोज ऐसी नौबत आती है कि बेटा माँ को धमकी देता है कि अगर उसने अपने बाप का नाम नहीं बताया तो वो खुदकुशी कर लेगा। माँ की ममता हार जाती है और वो बेटे को 12 साल की उम्र में उसके साथ जो कुछ हुआ था वो सारा सच बता देती है। लेकिन सारा सच बताने के बावजूद वो खुद एक सच से अब भी अनजान थी, और सच ये कि जिन दो भाइयों ने उसके साथ महीनों जबरदस्ती की थी, उन दोनों में से उसके बेटे का असली बाप कौन है। मैंने कहा, डिमांड की है कि मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट हो जाए और उन दोनों में से जिसका भी है वो, मुझे भी नहीं पता है कि उन दोनों में से किसका है। वो दोनों सगे भाई हैं और अब इतनी छोटी थी तो काफ़ी पुरानी बात है, तो इतना तो याद नहीं है। अब ये नहीं पता मुझे उन दोनों में से है किसका, तो मुझे भी तो पता हो कि है किसका वो। सच्चाई सामने आने के बाद माँ और बेटा तय करते हैं कि वो असली गुनहगार को यानी असली बाप को सामने लाएंगे और करीब 27 साल पहले हुए बलात्कार का सच भी उजागर करेंगे। इसी के बाद वो शाहजहांपुर पुलिस के पास पहुंचते हैं बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने। लेकिन शाहजहांपुर पुलिस 27 साल पहले हुए बलात्कार को शायद बलात्कार मानने को तैयार ही नहीं थी, लिहाजा रिपोर्ट लिखने से मना कर देती है। अब आखिरी रास्ता कोर्ट का था। मां फरियाद लेकर कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट हुक्म सुनाता है कि बलात्कार की रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए। रिपोर्ट लिख ली जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा एफआईआर का आदेश हुआ। 164 के बयान के लिए पुलिस की कार्रवाई अभी बाकी है। 161 का बयान उसका दर्ज हो चुका है। माननीय न्यायालय के आदेश से अब उसका डीएनए परीक्षण शेष है। न्यायालय के आदेश से अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। नियमानुसार विवेचना की जा रही है, डीएनए वगैरह कराया जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्त कार्रवाई निश्चित की जाएगी। लेकिन मसला अब भी हल नहीं हुआ था। असली बाप का राज अब भी छुपा हुआ था। लिहाजा मां कोर्ट से फरियाद करती है कि वो उन दो भाइयों का डीएनए कराए ताकि ये पता चल सके कि उसके बेटे का असली बाप कौन है। कोर्ट डीएनए की बात भी कबूल कर लेती है, पर डीएनए अभी हुआ नहीं है। कब होगा पता नहीं। लेकिन इस बीच एक नई चीज जरूर होती है। किसी तरह मां उन दोनों भाइयों का पता लगाकर उन्हें फोन करती है, ये पूछने के लिए कि उसके बेटे का असली बाप उन दोनों में से कौन है। दोनों भाई उसे झिड़क देते हैं कि दोबारा फोन किया तो जान से मार देंगे। खाली फ़ोन पे बात हुई, जैसे मैंने फ़ोन किया है तो वो पहचान गया मुझे और बोला कि अगर आइंदा से मुझसे संपर्क करने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा तुमको। मेरे पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल ये कहानी जहां खड़ी है वो ये कि जब तक डीएनए नहीं हो जाता, न इस माँ को न ही उसके बेटे को इस सवाल का जवाब मिल पाएगा कि आखिर उसके बेटे का बाप कौन है। अब समस्या ये होगी कि अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं। वो बार बार मुझसे पूछता है कि मैं हूँ कौन, आखिरकार मेरी पहचान क्या है।
अब आप ही बताइए, ऐसे में मैं क्या करूं? लड़ाई ना लड़ूं तो क्या करूं? उनकी वजह से हम माँ बेटे की ज़िंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। ना हमारे परिवार से सपोर्ट मिला कहीं, ना हम समाज में जीने लायक रह पाए हैं। अकेले खाना बदोश की ज़िंदगी जी रहे हैं अभी तक हम लोग। आखिर में बात पुलिस की भी। बलात्कार की रिपोर्ट लिखी जा चुकी है, कोर्ट से डीएनए कराने का फरमान भी आ चुका है। लेकिन कमाल अपनी पुलिस है कि मां ने उन दोनों गुनहगारों को तो ढूंढ निकाला, लेकिन पुलिस अब तक उन्हें गिरफ्तार भी नहीं कर पाई है। आपसे ये वादा है कि जैसे इस कहानी का क्लाइमेक्स हमें मिलेगा, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लड़ाई तो मैं बहुत पहले लड़ना चाहती थी, लेकिन मेरे परिवार का सपोर्ट मुझे नहीं मिला, क्योंकि घर वालों ने मुझे निकाल दिया था। अब हम लड़ाई अकेले कैसे लड़ते हैं? खुद ही कमा रही हूँ, खुद ही खा रही हूँ, अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। इतना मेरे पास वक्त नहीं था कि मैं लड़ाई लड़ पाती, लेकिन अब मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल आ गया, जिस वजह से मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं लड़ूंगी, जब तक लड़ूंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिल जाता। आपको क्या लगता है, ये दोनों को सजा हो जाए, यही आप? मैं ये चाहती हूँ कि दोनों को सजा हो जाए। जो उन्होंने मेरे साथ किया है उनको जो भी सजा हो वो उनको मिले, और मेरे बेटे का डीएनए टेस्ट हो जाए। ये कहानी ऐसी है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन इस दौर में एक बात देखने वाली है कि 26 साल पहले अगर किसी लड़की के साथ बुरा हुआ, और ऐसा वैसा बुरा नहीं, बच्चे को भी जन्म दिया, और आज वो बच्चा 25 साल का है, उस बच्चे की जिद के आगे ये पहला ऐसा वाकया होगा जब 26 साल पुराना रेप केस फिर से खुल रहा है। और उस वारदात की पूरी कहानी कहीं ना कहीं इस मामले में दर्ज होगी, और अगर ये पूरा मामला खुला तो शायद उस बच्चे के पिता का नाम भी उसे मिल जाएगा। पिछले हफ्ते हमने आपको इसी वारदात में उत्तर प्रदेश के एक सांसद के बेटे की कहानी सुनाई थी, जिसने खुद पर ही गोली चलवा ली थी। अब इस मामले में कई ट्विस्ट आ गए हैं। सांसद का बेटा कह रहा है कि वो अपनी ही बीवी की हनी ट्रैप का शिकार हुआ था, जबकि बीवी कुछ और कह रही है। लखनऊ के मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर पर हुई फायरिंग की कहानी जलेबी की तरह घुमावदार होती जा रही है। इसे लेकर अब एक एक कर 6 वीडियो वायरल हो चुके हैं। पता करो भाई उसके बारे में। शादियां 2 नहीं 3 शादियां कर रखी हैं उसने। मैं तो फंस गया ऐसे। अभी मुझको जेल भिजवा दोगे, मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद कोई और फंसेगा। सबसे पहले मामले के आरोपी सांसद पुत्र आयुष ने एक वीडियो जारी कर कहा कि उसे फंसाकर उसकी बीवी ने शादी की और उसी ने गोली चलवाई। लेकिन फिर इसके बाद अंकिता भी सामने आ गई और उसने आयुष के सारे इल्जामों से इनकार किया और धमकी दी कि अगर उसने मुंह खोल दिया तो सबकी इज्जत उछल जाएगी। मैं बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं बोलना चाहती, मुझे मजबूर ना करें, वरना मैं बोलूंगी तो बहुत बदनामियां होंगी। लेकिन शाम होते होते चंदन गुप्ता नाम का वो नौजवान भी सामने आ गया जिसे फंसाने के लिए आयुष के साजिश रचने का इल्जाम है। चंदन ने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। मुझसे 4,70,000 रुपए लिया गाड़ी लेने के नाम पर, और 53,000 का एक आईफोन इन्होंने लिया मुझसे, जिसके कागज मेरे नाम है, और मेरे पास सभी साक्ष्य हैं कि उन्होंने 4,70,000 रुपए लिया मुझसे, और पैसा लेने के बाद ये गाड़ी उन्होंने अपने नाम करा ली। उधर आयुष के कहने पर कि उसकी बीवी पहले से ही शादीशुदा थी और उसे एक बेटा भी है, बीवी अंकिता ने ये चैलेंज किया कि अगर सबूत है तो आयुष अपनी बात साबित करे। बहरहाल पुलिस को फिलहाल आयुष के पकड़े जाने का इंतजार है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।